ओके बेटे, ओ लेवल की सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में हमने किया था मेजरमेंट्स तक। यहाँ पे हम वेक्टर से स्टार्ट करेंगे और काइनेमेटिक्स के अंदर भी जाएंगे, जो वैसे तो चैप्टर 2 है, लेकिन हमने कहा था कि हम सेक्शन वाइज चलेंगे। तो सेक्शन वाइज में तो वो पहले सेक्शन का ही हिस्सा है, वैसे 1.2 उसको लिखा होता है। तो हम वेक्टर स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहली बात तो ये है कि वेक्टर्स हैं क्या। वेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और उनकी फिर एक लिस्ट है जो ओ लेवल के बच्चों को पता होनी चाहिए। ये लिख के बताया हुआ है कैम्ब्रिज ने आपकी सिलेबस आउटलाइन के अंदर। तो हम ये कहते हैं वेक्टर्स क्या हैं जी, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज विच रिक्वायर, क्वांटिटीज विच रिक्वायर यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर आप इनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ यूनिट, यूनिट तो वैसे जाहिर बात है बेटे ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो मैंने डेफिनेशन की है बेटे, आपको अपेरेंटली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी बेटे। 2 मार्क्स को मैं स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जहन में रखता हूँ। ओ लेवल में कम डेफिनेशन 2 मार्क्स की आती हैं, लेकिन आती हैं। तो हमने इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया। अदरवाइज आपने बिल्कुल एक नंबर है, आपने फॉर्मली लिखना है तो आप कह सकते हैं कि जनाब क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत है उनको वेक्टर्स कहते हैं। बस इतनी सिंपल बात है। वो क्वांटिटीज़ जो डायरेक्शन के बगैर मीनिंगलेस हैं। इसकी एग्जांपल मैं बच्चों को दिया करता हूँ कि बेटे अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर हैं और वो जो टावर्स होते हैं उनके अंदर, वहाँ से आप किसी पायलट को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जनाब आप जहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे एयर की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये इन्फॉर्मेशन पायलट के लिए मीनिंगलेस है जब तक आप उसको ये नहीं बताएंगे कि फ्रॉम वेस्ट है, टूवर्ड्स ईस्ट है, टूवर्ड्स नॉर्थ है, साउथ ऑफ ईस्ट है, जो भी डिग्रीज भी साथ बताएंगे। सारी बात है, जैसे जैसे लेवल बेटे ऊपर जाता है ना तो हम प्रिसाइज होते जाते हैं। तो ओ लेवल में बिल्कुल वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन है, तो बिल्कुल बेसिक डायरेक्शंस की हम बात करेंगे। उसके बाद तो सारी बात है 3D पे भी बात चली जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि आप अगर बिल्कुल सिंपल बात करना चाहें तो आप कहते हैं क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर डायरेक्शन, जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत है वो वेक्टर्स हैं, जिनको नहीं है वो स्केलर्स हैं। तो जो आपके सिलेबस में है उन्होंने बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि ये बच्चों को बतानी है सारी क्वांटिटीज़। वो हैं बेटे डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला वेक्टर जो आपके सिलेबस में है वो डिस्प्लेसमेंट है। दूसरे नंबर पे बेटे वेलोसिटी है। तीसरे नंबर पे बेटे एक्सेलरेशन है। उसके बाद ज़रा देखें तो एक नई क्वांटिटी जो 3-4 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई, एक है बेटे मोमेंटम और एक है मोमेंट। वो भी वेक्टर है। जो आपने मोमेंट पढ़ा हुआ है, रोटेशनल अफेक्ट, अभी हम दोबारा पढ़ लेंगे उसको, कोई बात नहीं। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंट, मोमेंटम। उसके बाद आ गया बेटे फोर्स। फोर्स भी आ गई। फोर्स के साथ ना अलहदा से बच्चों को बताना पड़ता है कि वेट भी, हालांकि आपको पता ही होना चाहिए कि वेट भी फोर्स ही है ना, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो वेट अलहदा से बताना पड़ता है। और उसके बाद ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बल्कि तीनों ही बेटे, सारी फील्ड्स याद रखें, लेकिन उन्होंने सिलेबस आउटलाइन में 2 ही मेंशन की थी, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे वेक्टर्स हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए। अब ये सीधी सीधी बेटा लिस्ट भी आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फील्ड्स हैं ये भी वेक्टर्स हैं, ठीक है। मैग्नेटिक हो तो बेटे वो भी वेक्टर है। वैसे आपको बता रहा हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स आर वेक्टर्स। डायरेक्शन के बगैर जो फील्ड्स होती हैं वो मीनिंगलेस होती हैं। तो आपके सिलेबस में ये वेक्टर्स हैं। अब इसका बेटे सबसे पहले तो ये सिंपल क्वेश्चन P2 P1 दोनों में, P2 में आ जाता है अंडरलाइन आपने करना है, या टेबल के अंदर है तो टेबल पूरा करना है। P1 के अंदर लिस्ट आ जाती, स्केलर्स की भी आ जाती, वेक्टर्स की भी आ जाती। इस तरह से भी आ जाता है कि वो ये कहता है कि जनाब एक वेक्टर, ऐसी लिस्ट बताएं जिसमें एक वेक्टर है, 2 स्केलर हैं, 2 स्केलर हैं, एक वेक्टर है, सारे स्केलर हैं, सारे वेक्टर्स हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है उनको, उसके लिए सिर्फ आपको बेटे लिस्ट याद होनी चाहिए, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अच्छा, अब ये जो स्केलर्स आप, ये वेक्टर्स आपके सामने बेटे मेंशन किए हैं, इसका मतलब है इसके अलावा बाकी सारी क्वांटिटीज़ जो आपके सिलेबस में है वो सारी की सारी स्केलर्स हैं। तो उनके पीछे हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा भागने की, बस वेक्टर्स आप याद कर लें, बाकी सारे स्केलर्स हैं, ठीक है। इसकी बेटे अगर आपको प्रॉपर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बताऊं तो मैं ये कहता हूं जी 4 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स और टूवर्ड्स ईस्ट कर दें, फॉर एग्जांपल टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है।
तो ये हो गया वेक्टर। अब जो मैंने डेफिनेशन की थी वो मैं आपको भी जस्टिफाई करता हूँ, जो आपको लिख के बताई है। सबसे पहले तो बेटे आ गया इसके अंदर जो हमने कहा था ना कि क्वांटिटीज विच रिक्वायर यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो बेटे ये यूनिट है, ये यूनिट आ गया। उसके बाद ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, टूवर्ड्स ईस्ट जो है वो डायरेक्शन आ गई। तो बेटे ऐसे है वेक्टर, ये आपके पास आ गया। अगर आपको लगता है ज़रूरी तो इसको आप लिख लें, ये यूनिट है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेक्टर ऐसे कंप्लीट होता है जब आप यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख दें। स्केलर में भी बेटे ये दोनों तो चाहिए ही होते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो स्केलर में भी चाहिए, उसमें सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अगर वो स्केलर से डिफरेंट है और उसकी डायरेक्शन होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से मुराद दिया कि हमें पहली कंफ्यूजन है कि जी ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वेक्टर स्केलर से डिफरेंट है तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटे पेपर के ऊपर, ग्राफ के ऊपर सबसे पहले। अच्छा, यही वाली फोर्स है, इसको बेटे अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं ना ज़रा कोई बड़ा यूनिट चेंज, थोड़ा सा यूनिट चेंज कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसकी वजह मैं आपको भी बताता हूँ। मैं कहता हूँ जी 24 न्यूटन फोर्स, और उसको हम टूवर्ड्स ईस्ट ही रहने देते हैं फिलहाल, वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। टूवर्ड्स ईस्ट। मैग्नीट्यूड बेटे इसलिए चेंज किया है कि ना ये 24 के काफ़ी सारे मल्टीपल्स बनते हैं। तो मैं आपको स्केल सेटिंग बताने वाला हूँ। जो आपका ओ लेवल का P2 है, जिसकी वेटेज ज़्यादा है, 50% वेटेज बेटे ओ लेवल के अंदर P2 की है, और 30% P1 की है, 20% P4 की है। तो उस वेटेज के अंदर बेटे सबसे ज़्यादा अगर इसकी वेटेज है तो इसमें चैप्टर 1 में से सिर्फ जो सेक्शन के बावजूद, चैप्टर्स तो आपको पता ही ना, मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी वाला, तो इस सेक्शन में से बेटे सिर्फ वेक्टर्स का एक ऐसा है पोर्शन जिसमें से P2 में क्वेश्चन आया हुआ है। P1 में तो सारा मेजरमेंट्स जो हमने पढ़ी थी वो भी आया हुआ है, ठीक है, स्क्रू गेज वगैरह भी और टाइमिंग रिलेटेड भी। लेकिन P2 के अंदर सिर्फ इसी में से क्वेश्चन आया, और वो डिपेंड करता है टू द स्केल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। और हेड टू टेल रूल या फिर पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन होता है, उसको हम अभी आगे जाके देखेंगे। तो फिलहाल तो बेटे ये है कि सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है। अब रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहली चीज़ होती है बेटे स्केल सेटिंग। स्केल सेटिंग आपकी मर्जी का है, इसलिए मैंने ये नंबर ज़रा सेलेक्ट किया है कि इसके बहुत सारे मल्टीपल्स हैं। अब स्केल सेटिंग क्या है, अगर आप में से किसी ने पहले ग्राफ बनाया है तो उसको ये अंदाज़ा होगा कि ग्राफ बनाने के लिए हम कहते हैं कि जी 10 बॉक्सेस किसके इक्वल हैं, 1 बॉक्स किसके इक्वल है, 5 बॉक्सेस किसके इक्वल है, सो ऑन। तो वो स्केल सेटिंग होती है आपकी मर्जी की। या जो मैप्स या ग्लोब्स होते हैं बेटे, उसके ऊपर भी स्केल सेट हुआ होता है कि पाकिस्तान तो इतना सा बना हुआ है, उसके अंदर उसने बताया कि जनाब ये इतने 100 किलोमीटर्स है या इतने 1000 किलोमीटर्स है, और ये जो है वो इतने 1000 किलोमीटर्स है। तो ये स्केल सेटिंग होती है कि आप किसी बड़ी चीज़ को छोटी जगह पर रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल सेट करते हैं कि जनाब ये जो है 2 सेंटीमीटर, ये इतने न्यूटन के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे आप बेटे बहुत सारे स्केल्स आपके पास पॉसिबल है, और याद रखें कैम्ब्रिज की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है कि आपने छोटा स्केल रखना है या बड़ा स्केल रखना है। इसको बहुत लंबा बनाना हो ना बेटे, तो सीधा आप पेपर के अंदर कह सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। आप देखें स्केल्स की अगर आप बात करें तो कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये सीधा सीधा 24 सेंटीमीटर का वेक्टर बन जाएगा, और टूवर्ड्स ईस्ट है फिलहाल, मैंने फॉर सिंप्लिसिटी रखा है। और अगर कोई बच्चा कहता है जी नहीं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो गया 24 न्यूटन, तो ये दोनों ठीक हैं, टेक्निकली ठीक हैं। कैम्ब्रिज वालों ने भी इस पर कोई एतराज़, कोई पाबंदी नहीं रखी हुई कि किस तरह से आपने रखना है। लेकिन एक बात याद रखें, बड़े और छोटे के अंदर बेटे दोनों केसेस में गलती के चांसेस हैं। बड़े में खैर कम चांसेस होते हैं, आप दरमियाना सा स्केल रखा करें। जैसे इसके अंदर बेटे 4 6 are 24 या 6 4 are 24, तो ये कंफर्टेबल है। अगर आप 4 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर, मेरे ख्याल में जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बेटे वो तो ये है कि 1 सेंटीमीटर को 4 रखें। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 न्यूटन, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 न्यूटन। 3 8 भी है, जाहिर बात है, मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ जाए, मल्टीपल आपके जो हैं इसके फैक्टर्स बनते हैं 24 के, तो आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ स्केल देख के। सबसे पहली बात तो ये है कि बेटे अगर 1 सेंटीमीटर मैंने इसको कहा है तो ये फिर बनना चाहिए 1 सेंटीमीटर 4 न्यूटन है, तो 24 वाला फिर बेटे बनना चाहिए, इसका मतलब है 6 सेंटीमीटर का। तो आप इस तरह से पेपर में करेंगे, एग्जैक्ट ईस्ट की तरफ करके। मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ, और बेटे बहुत छोटा लगेगा उसके ऊपर, जाहिर बात है। तो ये वैसे 6 सेंटीमीटर पूरा हो गया टू बी एग्जैक्ट। जाहिर बात है बोर्ड के ऊपर आप लोगों को ये छोटा लग रहा होगा, पेज के ऊपर ये काफ़ी हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज अच्छा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटे यही वाला सबसे अच्छा था जो मैं आपको कह रहा था। ये पेज पे सूट नहीं करेगा, लेकिन बोर्ड पे सबसे ज़्यादा यही सूट करेगा। अगर आप इस वाले को इरेज कर देते आप कहते नहीं जी ये तो बहुत छोटा है, बोर्ड के परस्पेक्टिव से अगर ज़रा देखें तो ये छोटा है, तो आप फिर क्या करते हैं, आप कहते हैं अच्छा जी यही वाला स्केल कर दें, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बेटे मैं ना 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं चला जाऊँगा 26 तक। मैं 2 से 26 तक इसको ले जाता हूँ, ये ले, ठीक है। तो ये बेटे बोर्ड के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि स्केल तो आपका है ही रिलेटिव। यही वजह है ना बेटे, किसी के पास बड़ा पेज है छोटा पेज है तो अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया जी आपका, हमने स्केल कौन सा यूज किया होगा, ये वाला कि जी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसी वजह से ये 24 सेंटीमीटर का बेटे वेक्टर आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपका वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया तो सबसे पहली चीज तो बेटे ये, और टुवर्ड्स ईस्ट मैंने रखा है, बिल्कुल फिलहाल सिंपल किया है। पेपर में 1 स्टेप अहेड है, आपको प्रोट्रैक्टर, एक्चुअली हम लोग तो आदत है हम उसको डी कहते हैं, आपको डी लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो डी आप लोग लेके जाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट विद एंगल्स भी जरूरत पड़ जाती है। तो अगर कोई एंगल होता है वो कहता है जी यही 24 न्यूटन फोर्स है एट 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी। तो बेटे अगर फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स एक्सिस आपने पहले बनाया हुआ होता, चले मैं स्केल के बार बार चक्कर में आपका टाइम ही ज़ाया करता, ये फॉर एग्जांपल आपने एक्स एक्सिस बनाया है, ये पॉइंट यहाँ से आप देखते डी रख के, डी आप इस तरह से करके रखते और उसके ऊपर बेटे आप देख लेते 60 का एंगल अप्रॉक्सीमेटली इधर करके बनता है। तो वो जब आप डी के ऊपर 60 का एंगल देखते तो लाइन सीधी नहीं बन सकी, ये स्केल से, हाँ ये अब ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर देते बेटे, 60 डिग्री का एंगल इधर से देखते, पॉसिबिलिटी है ना उनकी। स्केल फिर आपकी मर्जी का होता, ये सारा बाद में आप पेंसिल से बना के उसके बाद सारा इरेज कर दें, ये भी सारा इरेज कर दें, लेकिन एक्स एक्सिस तो नहीं ना, आपने तो सिर्फ वेक्टर रिप्रेजेंट करना था। आपकी मर्जी, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी कि भाई मैंने इसके साथ 60 डिग्री का एंगल रखा है, तो वही जो फोर्स आपने सीधी टुवर्ड्स ईस्ट बनाई हुई थी वो सम 60 डिग्रीज आ गई है। फिलहाल मैंने एक्स एक्सिस के साथ बनाया, उनकी मर्जी वो वाई एक्सिस के साथ दे दें, बल्कि ज़्यादा फेमस इसके अंदर बेटे ये वाली फॉर्म है। अब दोनों तरह से आप याद रख लें तो अच्छा है, फिजिक्स में मैथ्स में आगे भी कहीं पे काम आ सकता है। कि सबसे पहली बात तो बेटे ये है कि इस तरह से करके जब आप 4 एक्सिस बनाते हैं तो एक नोटेशन तो है मैथमेटिक्स वाली, एक्स एक्सिस मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एक्चुअली, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये दूसरा पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है, ठीक है। एक नोटेशन हो गई ये वाली। सेकंड ऑप्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो बच्चों को तंग करता है समटाइम्स, पेपर में दे भी देते हैं नहीं भी देते, आपके ऊपर है वो, टोटल एग्जामिनर की मर्जी है, नहीं देगा तो क्या करेंगे। तो अगर नहीं दिया तो उसके लिए याद रखें बेटे, राइट वाला जो होता है ना, जब आप इस तरह से पेपर की तरफ देखेंगे तो राइट वर्ड ईस्ट है। नॉर्थ साउथ आमतौर पे बच्चों को तंग नहीं करते क्योंकि आप लोग नॉर्थ में जा जाके आदि हो गए हुए हैं, तो नॉर्थ तो बेटे अपवर्ड है, शुमाली इलाकों में जाते हैं ऊपर की तरफ ही है ना, तो ये नॉर्थ आपका आ जाएगा। तो इधर अगर आप ऐसे नॉर्थ कर दें, ये नॉर्थ और साउथ का आमतौर पे कम ही बच्चों को इशू होता है, ये नॉर्थ और साउथ ऐसे आ गया, ईस्ट वेस्ट का होता है। तो जब आप पेपर की तरफ देखेंगे अपने पेपर पे तो राइट वाला जो होगा, जो राइट वाला होगा बेटे वो ईस्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट वाला होगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्म्स आपकी पेपर में यूज होती हैं, आपको पता होनी चाहिए एडवांस में, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो आपको बताएं। तो ये एंगल्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ भी हो सकते हैं, और एक्स वाई जेड माइनस एक्स इन सारों के साथ भी हो सकते हैं। ज्यादा फेमस ओ लेवल में वैसे डायरेक्शन वाइज है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ। अच्छा, जब आपने ये रिप्रेजेंट कर लिया तो सबसे पहली चीज है बेटे इसके बाद वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली तो उसने एडिशन ही वेक्टर्स की मेंशन की हुई है, और वो एडिशन भी आपकी बेटे हेड टू टेल रूल और पैरेललोग्राम, दो मेथड्स हैं, दोनों का आपको बता देता हूँ। अब सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल एक वेक्टर था ऐसे, हो सकता है वो पहले बनाया भी आप नहीं हो, स्केल सेट करके कि जनाब 4 न्यूटन 5 न्यूटन, वो जो भी है स्केल इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, आपको आदत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। स्केल सेट करके आपने फॉर एग्जांपल बेटे पहले एक ये वेक्टर बनाया हुआ है ए, और उसके बाद दूसरा वेक्टर आपने बनाया हुआ है ये बी, ठीक है। अब आपने अगर वेक्टर्स ऐड करने हैं तो वेक्टर्स में एडिशन बेटे थोड़ी सी टेक्निकल है, याद रखें। स्केलर्स के अंदर जो आपने आज तक जितनी मैथ्स पढ़ी है वो सिंपल थी कि जनाब 2 + 4 जो है वो 6 ही होगा। वेक्टर्स में डिफरेंट हो सकता है, 2 + 4 हो सकता है 5 हो जाए, 2 + 4 हो सकता है 3 हो जाए, ठीक है, वो डायरेक्शन वाइज है। तो इस वजह से वेक्टर्स के अंदर एडिशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको अभी हम देख लेते हैं। तो वो आपने सबसे पहले तो ग्राफ पे करनी होती है, और वैसे आप याद रखें कि बेटे अगर ये दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहता है जी ए है 20 न्यूटन, ठीक है, और बी है आपका 15 न्यूटन। अच्छा, मैं ये बार बार न्यूटन किए जा रहा हूँ क्योंकि बेटे फोर्सेस ज़्यादा कॉमन है ओ लेवल में। वैसे तो ये जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं ये किसी भी वेक्टर के लिए है,
चाहे वो मोमेंटम है, चाहे वो वेलोसिटी है, चाहे वो जितने भी वेक्टर्स मैंने सामने लिखे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये अगर फोर्सेस के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उस हिसाब से मैंने ये कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको ये कह रहा था कि बेटे जब इस तरह से दो वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स को ऐड करने से जो आंसर आता है उसको कहते हैं हम रिजल्टेंट, ठीक है। वेक्टर्स को ऐड करने से जो फाइनल आंसर आता है उसको रिजल्टेंट कहते हैं। अब रिजल्टेंट दो तरह से, एक तो ये है कि P1 के अंदर क्वेश्चन ये आया हुआ है कि आप अपर लोअर रेंज भी देखें। अपर लोअर रेंज में अभी आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रिजल्टेंट को बेटे R नाम दे देते। ये 20 न्यूटन और 15 न्यूटन के दो वेक्टर्स हैं, इनको ऐड करना है और डायरेक्शन अभी उसने बताई नहीं है। ये P1 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कहता है जी पता नहीं कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, तो इनका क्या रिजल्टेंट पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है ये कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन ही नहीं पता। फिर जब डायरेक्शन ही ना पता होती तो बेटे आप अपर और लोअर लिमिट सेट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिजल्टेंट आएगा या फिर कम से कम क्या रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्टेंट याद रखें, पता है किसके इक्वल होता है, इसको मैं आर मैक्स लिख देता हूँ। वैसे मैंने आपको बताया ना कि वेक्टर्स को ऐड करने से जो आंसर आता है उसको बच्चे कहते हैं जी रिजल्टेंट, और हम इसको कह देते हैं बेटे आर मैक्स। तो याद रखें अगर ये दोनों ऐड होंगे तो आर मैक्स हो सकता है बेटे 35 न्यूटन, ठीक है। इनका सम सीधा सीधा मैं आपको भी बताता हूँ कब कब पॉसिबल होता है। और ये आर मिनिमम हो सकता है, ये आर मिनिमम बेटे हो सकता है जी 5 न्यूटन। वो इनका डिफरेंस है, वो आपको देख के समझ आ रही होगी कि जब इस तरह से वेक्टर्स ऐड होंगे, ये बेटे जहाज़ों की आवाज़ तो आपको पीछे आती रहेगी, हम बेस के बहुत करीब हैं। और ये मैं जो है वो अननेसेसरी एडिट्स में नहीं पढ़ना चाहता, मैं कोशिश करता हूँ ऑलमोस्ट सारी क्लास ही लाइव हो। समटाइम्स बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है, लेकिन आमतौर पे नॉर्मली मेरी कोशिश यही है कि हम इसको चलने दें एज इट इज़। अच्छा, तो ये आर मैक्स और आर मिनिमम बेटे आपको अपेरेंटली देख के तो नज़र आ रहा होगा कि ये 20 और 15 जो है ये मैक्सिमम ऐड हो गया 35 और ये अगर कब पॉसिबल है तो बेटे जब दोनों पैरेलल आ जाएंगे। अगर दो वेक्टर्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हों तो तब तो ऐड हो जाते हैं, और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको हम पैरेलल एंटी पैरेलल मैथ से आपको पता भी होगा। अच्छा, लेकिन कैम्ब्रिज वाले जो है ना वो थोड़े सा टेक्निकल भी समटाइम्स आया हुआ है पेपर के अंदर क्वेश्चन। अगर सोचें ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इफ मैं आपको बताता हूँ इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते तो फिर बेटे आपको क्या लगाना पड़ता, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर आते तो फिर आप ये कहते इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो आप इनका रिजल्टेंट निकालते 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और उस सारे का स्क्वायर रूट, ये एक आंसर है। अब इसकी ज़रूरत आपको अभी बताना क्यों पड़ गई, अभी तो मैं रिजल्टेंट आगे बनाता हूँ वहाँ पे जाके। बेटे बात ये है कि ये एमसीक्यूज के अंदर भी आया हुआ है। उन्होंने कहा था जी मैं वेक्टर्स को, ये तो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये तो तब है ना अगर 15 और 20 का वेक्टर बिल्कुल ऐसे आपस में पैरेलल हैं तो आपने कहना सीधे सीधे ऐड कर दो 15 और 20 35 हो गया। और अगर ये ऐसे हैं 20 इधर को है 15 इधर को है तो आपने कहना जी 5 न्यूटन बच गया इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये तो बेटे हम इसको कहते हैं 180 डिग्री शिफ्ट के, ऐसे इनका आपस में एंगल कितना है 0 डिग्री, ऐसे हो गए तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये तो 180 डिग्री शिफ्ट। लेकिन पेपर में एमसीक्यू आया, उसने कहा जी मैं वेक्टर्स को ज़्यादा ज़्यादा रोटेट कर सकता हूँ 90 डिग्री, अब बताएं क्या रिजल्टेंट पॉसिबल है या क्या नहीं है। तो बेटे जब ऐसे वेक्टर्स होंगे ना तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अभी तो मैंने आपको कहा आप मान लें, यहाँ पे मैं आपको प्रूव करता हूँ कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो ये तीन तरह के रिजल्टेंट आपको पता होने चाहिए कि वेक्टर्स बिल्कुल पैरेलल हों तो ऐड हो जाते हैं, बिल्कुल एंटी पैरेलल हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और परपेंडिकुलर हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और ये तीनों आपके सिलेबस में हैं, आए भी हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको जरा देखते हैं, मैं आपको प्रूव करने लगा था, उसके लिए हेड टू टेल रूल हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको प्रूव करता हूँ कि कैसे लगेगा ये हेड टू टेल रूल, उसकी वजह क्या है। और ये देखें वो जहाज पीछे चलते ही जा रहे हैं और हम नहीं रुकने वाले आज, क्योंकि वो अननेसेसरी एडिट्स की वजह से ना बेटे बाद में मुझे प्रॉब्लम होता है। तो मैंने आइंदा के लिए रूल ये रखा हुआ है कि कोशिश करनी है एडिट्स अवॉइड ही करने पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, उसकी वजह से फिर अपलोड्स भी डिले हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जरा देखें, मैं आपको प्रूव करने लगा था कि भाई क्यों लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वेक्टर्स को ग्राफ के ऊपर ऐड करने के दो रूल्स हैं बेटे, एक को कहते हैं हेड टू टेल रूल और दूसरे को कहते हैं पैरेललोग्राम। दोनों आपके सिलेबस में हैं, दोनों यूज होते हैं और दोनों ही आपके पेपर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो बेटे मुझे पसंद है हेड टू टेल रूल, वो आपको बता देता हूँ। उसमें क्या है, उसमें आपने ये करना है कि पहला वेक्टर जिसको मर्जी बेटे, वेक्टर्स एडिशन में ये अच्छी बात है कि ये होती है, मैथ्स में उसको कम्यूटेटिव कहते हैं, ओ लेवल का बच्चा बेशक रहने भी दे, तरतीब से फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी भी उतना ही आएगा, बी प्लस ए भी, इसको मैथ्स में कम्यूटेटिव कहते हैं, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन में फर्क नहीं पड़ता, ए को पहले रखें बी को पहले रखें, चले जी हम बी को ही रख लेते हैं क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है तो ये कंफर्टेबल रहता है, हम पहले बनाते हैं इस तरह से करके बी, पता नहीं हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट बना है या नहीं बना, आपको क्वेश्चन की सेंस समझ आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ।
आप इसको इस तरह से करके पहले बी को बनाते और फिर उसके बाद इसके हेड के ऊपर ए को रखते। मैं अभी बताता हूँ, बनाने के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे आप बनाते बी पहले ऐसे था बेटे, फिर ए ये बना देते और उसके बाद रिजल्टेंट आ जाता सीधा ये जो भी है बेटे। अब अप्रॉक्सीमेट लेंथ में अगर स्केल मेरे पास दोनों साइड पे पड़े हैं, जाहिर बात है, लेकिन उनसे आपका वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो हमने इसको क्या करना है, आपको आइडिया होता जाएगा। अच्छा ये देखें, हेड टू टेल रूल बेटे इसका नाम है। तो हमने बी के हेड के ऊपर ए की टेल रख दी है। वेक्टर जब बनाया जाता है तो बेटे ये टेल है, ये हेड है, इसमें तो कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। तो बी के हेड के ऊपर ए की हमने टेल रखी, ये रिजल्टेंट आ गया। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। सेकंड ये है कि बेटे आप बेशक पहले ए को बना देते, कोई मसला नहीं। दूसरा मेथड भी आपको बताता हूँ, पैरेललोग्राम वाला भी। फिलहाल हेड टू टेल रूल पे चलें। ए पहले बना देते बेटे, तब भी कोई मसला नहीं था, ए पहले बना देते और बी की जो टेल है वो ए के हेड पे रख देते, तब भी वही रहना था। ये आप अपने पास ना घर में ट्राई करके देख लेना, टू द स्केल कोई भी बनाना, एग्जैक्ट लेंथ रखना ना। अगर हमने यही वाली एग्जांपल बेटे देख लें तो इसमें कंफर्टेबल 5 का टेबल कंफर्टेबल है, 5 3s are 15 और 5 4s are 20। तो ये 3 सेंटीमीटर का और ये 4 सेंटीमीटर का, तो आप 3 पहले रखते 4 बाद में या 4 पहले 3 बाद में। घर में ट्राई करके देख लेना, दोनों ही 5 न्यूटन, ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा सेंटीमीटर्स में ना। तो ये आप यहाँ पे, और डायरेक्शन भी एग्जैक्ट सेम आएगी। अगर आपने टू द स्केल जो है बेटे वो रूल्स फॉलो किए होंगे तो फिर ये आपके पास एग्जैक्ट लेंथ भी सेम आएगी। ये जो पहला मेथड मैंने किया है इसको बेटे कहते हैं हेड टू टेल रूल, ठीक है। अच्छा, और दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड। अब पैरेललोग्राम मेथड में क्या है, क्या आप वेक्टर्स को जरा ऐसे प्लेस करें, मतलब ए और बी को दोनों को इकट्ठा, और उनको मिला के ना, जैसे ये पड़े हुए थे, कैसे पड़े थे बेटे, बी ऐसे था और ये ऐसे था। ए और बी को इकट्ठा बनाएं, ये हमने बना दिया जी बी फॉर एग्जाम्पल, और ये हमने बना दिया जी ए और बी को ऐसे बना दें और फिर इनकी ना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें। अब पैरेललोग्राम में बेटे आपको पता है कि ए के पैरेलल इधर बनेगा, ये ए के पैरेलल यहाँ पे ए बन गया और उसके बाद बी के पैरेलल में यहाँ पे बी बन गया, ठीक है। ये सही नहीं बनता, जाहिर बात है, बगैर स्केल के, मेरे से इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन चलें, ओके है, काम चल जाएगा। ये आपके पास ए के पैरेलल ए आ गया, बी के पैरेलल बी आ गया, ए के पैरेलल में ए और बी के पैरेलल में बी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें रिजल्टेंट कैसे आएगा। अच्छा, आपके सिलेबस में बेटे रिजल्टेंट को ना डबल एरोज लगाते हैं कैम्ब्रिज वाले, ये आ गया जी डबल एरो ऐसे करके, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए बाकी वेक्टर से। उनको सिंगल एरोज लगे हैं, रिजल्टेंट डबल एरो हो गया। अच्छा, अब रिजल्टेंट कैसे बनेगा। रिजल्टेंट सबसे पहले तो वो ये कहते हैं जी डायगोनल। अब डायगोनल भी बच्चे कहते हैं सर 2 डायगोनल्स हैं, ये वाला भी है ये वाला भी है। अब डायगोनल के बारे में समझ ले बेटे, वो डायगोनल अगर आपने पैरेललोग्राम बना दी है, वो हेड टू टेल रूल तो सिंपल है। अगर आपने पैरेललोग्राम मेथड अडॉप्ट किया है तो उसमें आपने इस तरह से करके पैरेललोग्राम बनाई, तो बेटे आपका रिजल्टेंट होना चाहिए टेल्स, जहां पे दोनों वेक्टर्स की टेल्स हैं वहां से शुरू होगा और दोनों हेड्स पे जाके खत्म होगा, ठीक है। तो ये दोनों हेड्स से शुरू होके दोनों टेल्स से शुरू होके बेटे दोनों हेड्स पे जाके खत्म होगा, ये कंडीशन है। मुझे अंदाजा था ये स्ट्रेट लाइन नहीं लगेगी, लेकिन चले थोड़ा सा, हाँ बस ठीक है, काम ही चलाना है हमने बेटे। ये रिजल्टेंट बनेगा ऐसे करके, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, तो ये है पैरेललोग्राम मेथड। अगर आप ध्यान करें ना बेटे, आप घर में ध्यान से बना के साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना, ये वाला तीनों लेंथ्स भी सेम आएंगी, डायरेक्शन भी एग्जैक्ट सेम आएगी। जाहिर बात है, ऐसा थोड़ी हो सकता है फिजिक्स में 2 मेथड्स अवेलेबल हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो दोनों से आंसर डिफरेंट आ जाए, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल आप करके ट्राई कर लेना। ये पैरेललोग्राम मेथड हो गया, ये हेड टू टेल रूल की 2 ऑप्शंस हो गई। अच्छा, मैं यही कहता हूँ कि मुझे हेड टू टेल रूल मेथड ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसके ऊपर नंबर ऑफ वेक्टर्स की लिमिट नहीं है, जितने मर्जी हो। ओ लेवल में तो 2 ही होते हैं, ए लेवल में 3 4 भी हो जाते हैं और जितने मर्जी इससे ज़्यादा भी आगे हायर क्लासेस में हो सकते हैं। तो बेटे इस पर नंबर ऑफ वेक्टर्स की पाबंदी नहीं है, इधर मजबूरी है। अब पैरेललोग्राम तो 2 वेक्टर्स के साथ ही बनेगी ना, 2 को कॉपी करना है, ए के सामने ए को कॉपी किया, बी के सामने बी को कॉपी किया। तो अगर ज़्यादा वेक्टर्स होते तो फिर क्या करते। और दूसरा ये देखें कि जिस बंदे ने पैरेललोग्राम मेथड को हेड टू टेल रूल को अवॉइड किया है, उसने हेड टू टेल रूल 2 दफ़ा अप्लाई कर दिया पैरेललोग्राम मेथड में। पहले बी के हेड पे ए की टेल रखी है, फिर ए के हेड पे बी की टेल रखी है। तो आपने हेड टू टेल रूल को अवॉइड करने के चक्कर में 2 दफ़ा हेड टू टेल रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब वो जो वेरिफिकेशन है बेटे, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ पे आपका पैथागोरस लगेगा कि जब भी 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर देखें, जो मैग्नीट्यूड एक्चुअली निकालना है आपके सिलेबस में बेटे यहीं से है,
टू द स्केल तो वेक्टर्स किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, लेकिन अगर टू द स्केल के अलावा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपने करनी है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी, तो बेटे फिर परपेंडिकुलर ही होंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकली फाइंड करने हैं तो सिर्फ परपेंडिकुलर आपका सिलेबस है, और टू द स्केल में तो बेटे कोई भी डायरेक्शन, टू द स्केल की आगे आपको भी एग्जाम्पल बताता भी हूँ। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बेटे ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज के ऊपर है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। जाहिर बात है रिजल्टेंट कैसे आना चाहिए, पैथागोरस थ्योरम से ही आना चाहिए, तो इसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं, जब अगर वेक्टर्स के दरमियान में कुछ एंगल हो तभी बेटे हेड टू टेल रूल ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो P2 में क्वेश्चन आया हुआ है 2 से 3 दफ़ा मैंने देखा है, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि बेटे आपको अगर टू द स्केल, वो कहता जी ले एक फोर्स है, मैं कह देता हूँ जी 24 न्यूटन, और वो है फॉर एग्जांपल ईस्ट ही कर दें, टूवर्ड्स ईस्ट, एक को तो आसान कर देना, एक है जी टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, और दूसरी वो किसी एंगल पे बना देता। वैसे तो वो भी परपेंडिकुलर ही मुझे याद है, जो क्वेश्चन मुझे याद है उसमें दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर ही थी, ठीक है, लेकिन वेक्टर का एंगल बाद में आता है, वो आपको भी बताता हूँ। दूसरा चले हम अपने लिए जानबूझ कर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 36 न्यूटन है, और वो है जी टूवर्ड्स या 36 न्यूटन एट 45 डिग्री विद ईस्ट, ठीक है, ये ज़्यादा हमने खुद ही अपने लिए एक लेवल आगे कर लिया है, 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस कर लें, ईस्ट ही कर लें, जैसे वो ईस्ट की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो विद ईस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब ऐसा होगा तो क्योंकि टू द स्केल है तो मैं आपको बता ही देता हूँ बेटे, यहाँ पे 2 न्यूटन वाला अच्छा रहता है ना, 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 cm अच्छा है, 12 सेंटीमीटर का वेक्टर ठीक है, चल जाएगा। तो आप 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 cm करते हैं यहाँ पे, और ये आपका आ जाता है सीधा बिल्कुल ईस्ट की तरफ। आप लोग अपने अपने पास देख लेना, 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 cm करेंगे तो बेटे 12 cm का बनना चाहिए। ये लें जी 12 cm का, मेरा तो यहाँ पे आके पूरा हो रहा है 10 to 22, तो ये 12 न्यूटन का पहला वेक्टर, 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 cm बोर्ड के लिहाज से। अभी भी वैसे खैर हम वो कर सकते थे 36 वाला, लेकिन ये 36 का स्केल ही नहीं है तो ऐसे ही ठीक है। अच्छा, 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 cm की है, यहाँ पे मैंने तो ये 12 सेंटीमीटर का मैंने बना दिया। अब दूसरा वेक्टर, उससे पहले बेटे आपको प्रोटेक्टर यूज करनी पड़ती, तो वो प्रोटेक्टर से आप तकरीबन यहाँ पे डॉट लगा के इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं। मैं आपको एंगल लगाने का भी तरीका बता देता हूँ कि आपने एंगल आगे 45 डिग्री का कैसे देखना। आप ये देखें, ये मुझे क्यों बताना पड़ रहा है, हमारे ए लेवल के बच्चे जब लैब में आके पहली दफ़ा एंगल रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो उनको इशू होता है। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार इनको तो अभी तक एंगल भी नहीं बनाना आता, तो हो सकता है और भी बच्चे ऐसे हों जिनको एंगल ना पता हो। तो बेटे अगर आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट रख लिया है तो यहाँ से एंगल कैसे बनाना है, यहाँ पे आपने डी का सेंटर आपने बेटे यहाँ पे रखना है, डी का सेंटर आपने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे आपने डी पुट की ऐसे करके जहाँ पे भी आएगी फॉर एग्जाम्पल, उससे आपने बेटे 45 डिग्री, मेरे से बिल्कुल मिड में नहीं बनी, तो क्योंकि वो जाहिर बात है उसका सेंट्रल स्पॉट तो ऐसे मिड पे आएगा ना, ये लें जी तकरीबन बेहतर है, और इधर 45 का एंगल भी और बिल्कुल मिडल आ जाता। तो ये आप एंगल वाला वो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते। स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए तो बेटे 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं ना, तो वो पॉइंट आप डी से बना लेते और उसके बाद आप डी को साइड पे कर देते, बेशक इस लाइन को भी इरेज कर देते, बनाना है तो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप इरेज कर देते। अब अगली बात, हमने कहा 36 न्यूटन इज इक्वल टू ये है एट 45 डिग्री है, तो 36 न्यूटन का बेटे 18 का बनेगा ना, मैंने इसको 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 cm किया हुआ है, तो 18 सेंटीमीटर का वेक्टर बनना चाहिए। 18 5 टू 18 ये 23 बनेगा, ये 23, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी बेटे, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि फाइनल फिर रिजल्टेंट जो है बेटे, वो रिजल्टेंट ऐसे आना था, ये रिजल्टेंट बनेगा कुछ इस तरह से करके। एग्जैक्ट का बेटे सारी बात है जो आपका बोर्ड का स्केल है और जो वैसे नॉर्मल है, इनको अगर हम नाम देते हैं, हम कहते हैं लो जी दोबारा ये जो 2 वेक्टर्स हैं इसको हम कह देते हैं कि ये ए है फॉर एग्जांपल और ये बी है, ये वाला ये बी हम कह देते हैं, इसको ए कह देते, तो बेटे ये रिजल्टेंट आ जाता, ठीक है, ये बन जाना था। अब यहाँ पे कैम्ब्रिज वाले क्या रिक्वायर करते हैं इसके बाद बेटे वो ये रिक्वायर करते हैं कि यहाँ पे आप इस रिजल्टेंट का एंगल देखें ना, डी में आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ज़रूरी है कि मुझे याद है P2 में आया, उन्होंने कहा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताएं और साथ उसकी डायरेक्शन भी बताएं, ठीक है। अगर तो इस तरह से आया जो मुझे क्वेश्चन वैसे याद है बेटे, उसमें परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर में तो काम आसान हो जाता, मैं आपको भी बताता हूँ। परपेंडिकुलर में बेटे अगर आपको ये एंगल चाहिए भी हो, यहाँ पे ही सोचें, अगर ये एंगल चाहिए हो, कोई मसला तो नहीं है, साइन टेन कॉज आता है ना आप लोगों को, तो बेटे अगर जब ये दोनों उसने क्वेश्चन में देने ही थे, तो टेन थीटा लग जाता, ठीक है। साइन कॉस भी खैर लग ही सकता था रिजल्टेंट जब आप निकाल लेते, तो फिर आप अगर ये पता होता तो आप टेन थीटा, पैथागोरस से क्या निकालते रिजल्टेंट की वैल्यू, अगर परपेंडिकुलर आ जाए तो बहुत आसान है,
पैथागोरस से रिजल्टेंट की वैल्यू और टेन थीटा लगाएंगे तो एंगल आ जाएगा। टेन थीटा आना है, जाहिर बात है। टेन थीटा क्या होता है बेटे, वो बच्चों ने ज़्यादातर वही याद किया होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। तो उसमें से टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रश हम कहते हैं ना। तो टेन थीटा आ गया जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये दोनों तो उसने देने थे क्वेश्चन में। तो टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस आता तो थीटा फिर बेटे यहाँ से आ जाता, थीटा आता जी टेन इनवर्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। ये वाली सिचुएशन बन जानी थी। और जहाँ तक मुझे याद, जो मुझे क्वेश्चन याद है उसमें बेटे ऐसा ही था, परपेंडिकुलर वाला था, तो वो ज़्यादा अच्छा रहना था, ठीक है। लेकिन अगर ना आए, हमने तो जानबूझ के अपने लिए एक स्टेप आगे डिफिकल्टी लेवल कि जी वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है, वेक्टर्स का आपस में कुछ एंगल है, यहाँ एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल है, तो हमने 45 डिग्री पे बनाया और ये बना लिया। तो बेटे यहाँ पे अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, और पैथागोरस भी नहीं लग सकता, याद रखें, और ना ही टेन थीटा लग सकता है, तो बेटे थीटा निकालें डी से, ये वाला थीटा ना, दोबारा आप डी को लाके, प्रोट्रैक्टर जो एक्चुअली होती है उसको लाके यहाँ पे रखें, तो ये डी से एंगल आ जाएगा। और फिर स्केल से इसकी लेंथ देख लें, स्केल से इसकी लेंथ देखें, वही स्केल, क्योंकि हमने किया हुआ था बेटे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो वहाँ से मैं देखता अगर, तो ये बेटे मेरे पास तो 2 और 30 28 का बन रहा है। अगर ये 28 का हो ना बेटे, तो आपने इसको 56 कह देना है, क्योंकि हमने कहा था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन्स। तो फिर ये विद डिफरेंट डायरेक्शंस भी आ सकता है, तो हमने इसको अकॉर्डिंगली कर लिया, दोनों ऑप्शंस, परपेंडिकुलर वाली ऑप्शन भी और विद सम एंगल भी, तो ये दोनों कवर हो गए। बेटे बात ये है कि स्टार्ट के ऊपर वीडियोस की एक मैक्सिमम लेंथ मैंने सोची हुई है जो मैंने रखनी है, और वो मेरे ख्याल में क्रॉस हो गई हुई है, और उसके बाद जाहिर बात है कुछ ज़रूरी काम भी है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह काइनेमेटिक्स बिल्कुल कंप्लीट कर दें। ओ लेवल को भी हम ए लेवल के साथ, ए लेवल की ज़रा ज़्यादा वीडियोज़ आई हैं, लेकिन आप लोगों को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। आपकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह जो मर्जी हो जाए वो फुल काइनेमेटिक्स की होगी। उसमें हम ग्राफ्स भी कवर कर लेंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, सारा कुछ मिला जुला के, और जो आपकी एक आध इक्वेशन है और जो ग्राफ्स हैं, एरियाज है, ग्रेडियंट वगैरह, वो सारे की सारी। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे रोकते हैं, और अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाइक सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।